जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 अप्रैल है, उसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है। अब लगभग 45 दिन आपके पास हैं एक अच्छे जॉब के लिए, कोशिश करने के लिए। तो अपनी कोशिश जो है उसको पूरी तरीके से आप उसमें लगे रहिए। और अभी तक आपने जो भी पढ़ाई किया हुआ है, जहाँ से भी पढ़ाई किया हुआ है, अब वहाँ से आपका रिवीजन करने का समय है। अलग अलग जगह से सोर्सेस को एक जगह पर केंद्रित करके, कन्वर्ज करके और अपनी तैयारी को सही दिशा देकर अंतिम में रिवीजन करके आपको एग्ज़ाम देने जाना है। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 25 लाख की भीड़ में जो 65,000 लोग चुने गए हैं उनके बीच में आपकी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। तो ये क्रीम बच्चे हैं, 65,000 लोग। और ये कहीं ना कहीं या तो सिलेक्शन से चूक जा रहे हैं या फिर कहीं भविष्य में और अच्छी जगह सेलेक्ट होंगे। तो ये 65,000 अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इनके बीच में आपको कंपटीशन में भाग लेना है। तो अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी करिए वीपीओ की। अगर अभी भी आप लोगों के मन में डाउट है, तैयारी को लेकर नहीं समझ में आ रहा है, भटकाव की स्थिति है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। 8744903539। जो सामर्थ्य बैच चल रहा है उसमें हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है, टॉपिक वाइज टू द पॉइंट चीज़ें दी जा रही हैं कम समय में। सफलता के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं सामर्थ्य बैच से। देखिए, एक बार हम लोग फिर से आज स्ट्रेटजी पे ज़्यादा बात करेंगे कि अब आपको फोकस कहाँ पर कितना नंबर का करना है, कैसे पढ़ना है, ताकि कम समय में आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ। सबसे पहले टॉपिक को आप देखिए। जो पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है, इनका आपस में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको ये समझना है कि आप कैसे एक टॉपिक पे फोकस करके पूरे के पूरे बाकी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। देखिए, आपको पहले पंचायत के लिए जब शुरुआत करना है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप मौर्य काल में जो भी ग्राम प्रशासन हुआ करता था वो टर्म्स पढ़ लीजिएगा। कुछ शब्द हैं जिनको जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद गुप्त काल में थोड़े बहुत चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो बताई थी मौर्य वंश के समय में प्रशासन के बारे में, वो पता होना चाहिए। और सबसे पहले आप शुरू करिएगा वैदिक काल से। तो वैदिक काल के समय में कुछ शब्द हैं वो आपको पता होने चाहिए, मौर्य वंश के समय में पता होना चाहिए, और एक दो शब्द हैं आपके गुप्त काल में। उसके बाद ये लगभग आपका 1.5 से 2 पन्ने के आसपास का क्रिस्प नोट्स बनेगा। यहाँ से आप एक से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें 10-15 पन्ना पढ़ के या बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे आप कहाँ बढ़ेंगे? ब्रिटिश काल की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो अब ब्रिटिश काल की जो पंचायत व्यवस्था है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो चाहे 1882 में लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहे जाते थे, उनके बारे में आप पढ़िए। या कुछ कमिटीज़ और बनी हैं बाद में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 2 पन्ने के आसपास अगर आपका इसमें भी नोट्स तैयार है या आप पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक है, यहाँ पर आप 1 से 2 सवाल उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। 2 सवाल तक आप उम्मीद कर सकते हैं। अगला देखिए। अब कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी। ब्रिटिश काल तक आपने पंचायतों को समझ लिया। उसके बाद आज़ादी के बाद का जो भारत है, उसमें जो भी कमिटीज़ बनाई गई हैं, क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। जैसे सबसे पहले बलवंत राय मेहता की समिति बनी। वो समिति कब बनी थी? जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उसका रिव्यू लेने के लिए, कैसा वो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता की समिति बनी। और 1957 में जब बनी समिति, 1959 में इन्होंने सिफारिश दिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि राजस्थान के नागौर में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है पंचायत राज व्यवस्था अपने भारत का। 1959 के बाद दूसरा कौन सा स्टेट बनता है, ये आप बताइएगा। राजस्थान के बाद दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश बना या कर्नाटका बना, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। और 1960-61 के दशक में आपको बहुत सारे और समितियां देखने को मिलती हैं। उसके बाद 1977 में आप अशोक मेहता समिति देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति में आप 3 स्तर की 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। वो सिफारिशें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप अगला पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, तो उसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट साथ साथ चलेगा कि पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, जो एम्पावरमेंट है पंचायती राज व्यवस्था का, सिस्टम का, उसके लिए कौन कौन सी कमिटीज़ बनाई गई थी। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूपी पंचायती राज अधिनियम पहले टॉपिक और दूसरे टॉपिक दोनों को कवर करता है। और जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो मिलती जुलती हैं इलेक्शन कमीशन के काम से, पंचायत के काम से। इस पे 2 वीडियो हमने देखा था, एक कंबाइंड वीडियो जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक अधिकार है, अब ये जो आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 में जो भी जितने भी पंचायतों से जुड़े हुए संविधान के अनुच्छेद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, आर्टिकल से, आपको ए टू जेड पता होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी वाला, नगर निगम वाला आप छोड़ दीजिए, बाकी जो संविधान में लिखा हुआ इतना आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि आप पॉलिटी तैयार कर रहे हैं, जो आरओ या बाकी जगह पे आपको पढ़ने की ज़रूरत वहाँ पर होती है। अब देखिए इस टॉपिक में पढ़ी हुई चीज़ें कैसे दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। अगला टॉपिक है कि पंचायतों का वर्तमान स्वरूप बताइए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। और पहला जो ये टॉपिक था ये आपको 10 नंबर 10 सवाल देगा। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, जो भी आपके एक्ट बने हैं, कानूनी प्रावधान बने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्या स्वरूप और शक्तियां हैं पंचायती संस्थानों का। अब ये जब पहले टॉपिक में आप ऊपर पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो वहाँ से ये टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ऊपर। अगला, पंचायतों में निर्वाचन या आरक्षण की व्यवस्था, तो ये भी आप उस अधिनियम में पढ़ लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में क्या भूमिका है, ये भी बड़ा डिटेल में उस एक्ट में दिया हुआ है। ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायतों की समितियां, अब इसमें यूपी का सिर्फ आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, बाकी जो भी आपने कमिटीज ऊपर के यहाँ पर पढ़ा था आपने, देखिए पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित की गई समितियां, तो ये जो कमिटीज आपने यहाँ पढ़ा हुआ था पहले टॉपिक में, वही आपका दूसरे जगह पर भी यहाँ पर कवर होता है। ग्राम पंचायतों के अधिकार या दायित्व एवं कर्तव्य, अब यहाँ पे जो ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य इन्होंने पूछा है, इसका आपका बाकी जगह पे भी यूज हो जाएगा। अब एक्ट जब आप पढ़ेंगे यूपी पंचायती राज अधिनियम, तो उसमें आपका ये भी कवर हो जाता है कि ग्राम पंचायत के क्या अधिकार थे, उसमें चुनाव जो भी इलेक्शन कमीशन है उसका भी उसमें वर्णन किया हुआ है, क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनका रोल है, और पंचायती राज व्यवस्था की क्या चुनौतियां हैं और क्या उनका समाधान है। प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस आपको पता होना चाहिए। 10 क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ से सीधे आप 20 नंबर पे फोकस करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। अब इसमें देखिएगा कैसे पहले 2 टॉपिक से आपको फायदा मिलने वाला है। पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर एवं आय के अन्य स्रोत, ये जब यूपी पंचायती राज अधिनियम जब आप पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ बताया गया है कि ग्राम पंचायत कौन कौन सा कर लगा सकते हैं, तो एक तरीके से आपका ये टॉपिक वहाँ से भी कवर होगा। राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकल्प, अब जब संवैधानिक प्रावधान आप ऊपर पढ़ रहे थे पहले टॉपिक में, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में भी, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थानों के वित्तीय सशक्तिकरण में इनकी क्या भूमिका है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक प्रावधान में ही आएगा। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जो एक आम तौर पे आप पढ़ते हैं। जो 14th फाइनेंस कमीशन था, 14वां वित्त आयोग था, उनकी कुछ सिफारिशों को आप पढ़ेंगे कि यूपी को कितना पैसा मिला, मनरेगा के तहत कितना मिला और ऐसे कितना पैसा मिला। इस पर सवाल हम लोगों ने एक वीडियो में किया था। उसके बाद 15वां वित्त आयोग बना, 15वां वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में आप पढ़ेंगे। अभी 16वां वित्त आयोग बना हुआ है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगला देखिए, केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। अब ये जो परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये जो वित्त आयोग है इनकी सिफारिश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 14वां वित्त आयोग है, 14th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने कुछ अपनी बताया सिफारिशों के बारे में कि कैसे आप आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको अनुदान या ग्रांट दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना, इस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है बहुत अच्छे तरीके से। ग्राम पंचायत विकास योजना 3 पन्ने के आसपास के नोट्स में यह कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको स्टेप पता होना चाहिए कि कुल 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण, कितने चरण होते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना के, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एक तो यहाँ से सवाल बनेगा। इसी पे आपका ग्राम पंचायत विकास योजना कंप्लीट है। यूपी में हमारा ग्राम हमारा योजना या हमारी गांव हमारा विकास, इस तरीके से हमने एक सवाल देखा था, वो आपको पता होना चाहिए। कब इसको लॉन्च किया गया ये पता होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें आपको पता है तो 1 से 2 सवाल आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। अब यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा बजट में ताका झांकी आपको करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का कोई भी और डॉक्यूमेंट है, अगर कोई न्यूज़ है तो वहाँ से आपको ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगला देखिए,
तो ऊपर वाला जो टॉपिक था यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, तो 30 क्वेश्चन आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। अब ये जो सशक्त करने के उपाय है ये आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। तो पंचायती सिटीजन चार्टर आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय और पंचायत सहायक की भूमिका पता होनी चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस पता चलेंगे, ई गवर्नेंस से जुड़े हुए, ई पंचायत से जुड़े हुए, तो वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए कॉमन सर्विस सेंटर और ये पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, ये दोनों आपस में थोड़े से लिंक्ड हैं। अगर आप इनको जोड़ के पढ़ेंगे तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। देखिए ये टॉपिक से भले ही 5 क्वेश्चन आपको मिले 5 नंबर का, लेकिन ये जो टॉपिक है ये वाला पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, इस 5 में से 2 से 3 सवाल कम से कम देखिएगा यहीं से आएगा। और इसको आप कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है उसको आप जोड़ लीजिए इस 5वें टॉपिक से, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो ये 20 नंबर का आएगा। और 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा कि पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, 2 से 3 सवाल ये, 20 सवाल ये। तो इसी को अगर आप टारगेट करते हैं अच्छे से तो 22 से 23 सवाल तो आपका इन दोनों जगह से कवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो ये टॉपिक इन्होंने बीच में रखा है, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, इसको आपको जोड़ना है किसके साथ, जो ये लास्ट में टॉपिक आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। इसमें देखिए लिखा है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य। तो ये जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में इनका कार्य है, इसको आप जब पढ़िए तो इसी को साथ में पढ़ लीजिए कि परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण कैसे होता है। जब ये पता हो तो फिर ग्राम पंचायत अधिकारी का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है उसमें, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ स्कीम ऐसे हैं जो इन्होंने बिल्कुल नाम के साथ में लिखा है, वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं जो सरकार की हैं, भारत सरकार की, ये भी पता होना चाहिए। पंचायती राज विभाग की स्कीम पता होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है योजनाएं एवं कार्यक्रम वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में इनके क्या कार्य हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में क्या कार्य हैं, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका है और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या भूमिका है। इसमें भी कुछ स्कीम्स 2-4 ये पूछ ही लेंगे, देख लीजिएगा। तो ऐसे कुल मिला के आप अगर देखेंगे 65 में से तो 30-35 क्वेश्चन तो 30 क्वेश्चन के आसपास 25 से 30 क्वेश्चन तो स्कीम पे पूछ सकते हैं ये लोग। बाकी मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि किस तरीके से कैसे पढ़ना है। कंप्यूटर और यूपी का भी है, वो भी विश्लेषण कर लेंगे, वहाँ से भी टॉपिक देख लीजिएगा। नए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उससे भी हम लोग देख लेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रखिएगा। और जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।